अमेरिका और चीन के सुपर पावर बनने की कहानी को समझने के लिए घड़ी की सुई को पीछे घुमाते हुए 107 साल पीछे ले चलना होगा। वो दौर था प्रथम विश्व युद्ध का। पूरी दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। एक खेमा मित्र राष्ट्रों का था, जिसमें इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस जैसे देश शामिल थे। तो दूसरा खेमा था धूरी राष्ट्रों का, जिसकी अगुवाई जर्मनी कर रहा था। इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली जैसे देश शामिल थे। शुरुआती दौर में अमेरिका पहले विश्व युद्ध से दूर रहा, लेकिन उसने जंग में शामिल मुल्कों को हथियार से लेकर राशन की सप्लाई में अहम भूमिका निभाई। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध से दुनिया भर में पैदा हुए भय के माहौल के बीच अमेरिका को ग्लोबल लीडर बनने का मौका भी मिल गया। इसी दौर में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। उधर चीन भी बदलाव की राह पर था। राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए हुई क्रांति के बाद चीन में आपसी सत्ता संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा था। 1917 की रूसी क्रांति का भी चीन पर गहरा असर पड़ा। माओ ने चीन में कम्युनिस्ट आंदोलन को खड़ा करने का जिम्मा उठा लिया। 1 जुलाई 1921 को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और दुनिया दो वैचारिक ढांचों में आगे बढ़ने लगी। सबसे हैरानी की बात यह है कि वैचारिक लबादों को ओढ़ते उड़ाते अमेरिका और चीन दोनों ही सुपर पावर बन चुके हैं और दोनों वैचारिक धाराएं आज भी मजबूती से खड़ी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने के जश्न के लिए जगह चुनी बीजिंग का थियानमेन स्क्वायर। इस मौके पर जमीन से आसमान तक सैन्य ताकत का प्रदर्शन हुआ। पार्टी महासचिव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने मुल्क की भविष्य की बुलंद राह बताई तो इशारों ही इशारों में अपने दुश्मनों, खासकर अमेरिका और ताइवान को भी चेतावनी दे दी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने शताब्दी वर्ष समारोह के लिए जिस जगह का चुनाव किया, वहां 32 साल पहले चीन में लोकतंत्र की मांग कर रहे निहत्थे नागरिकों को टैंक से कुचला गया था। इसे दुनिया के इतिहास में क्रूरतम नरसंहारों में से एक माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन में कम्युनिस्ट विचारधारा आज भी इतनी मजबूती से क्यों खड़ी है? लोकतंत्र चीन में कम्युनिस्ट विचारधारा की जगह क्यों नहीं ले पाया है? चीन ने किस तरह से दक्षिण एशिया समेत दुनिया के कई देशों को अपने मोहपाश में लिया है? ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी अब सिर्फ नाम की ही साम्यवादी पार्टी रह गई है। पिछले 100 साल में ये साम्यवाद को बहुत पीछे छोड़ा ही है, खास तौर से 1980s ऑनवर्ड, जब से इन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ने की पहल करी। और इसके चलते हुए देखिए पूरे चाइना में इस समय बहुत सारे चैलेंजेस हैं, डोमेस्टिक भी हैं, इंटरनेशनल चैलेंजेस भी हैं। दरअसल 1921 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बाद माओ त्से तुंग लोगों को एकजुट करने के मिशन में जुट गए। इसके लिए हुनान प्रांत में एक उग्र किसान आंदोलन चलाया। इस आंदोलन ने न सिर्फ जमींदारों को उखाड़ फेंका, बल्कि संपत्ति पर कब्जा कर सामाजिक ढांचे में भी बदलाव किया। इससे कम्युनिस्टों में लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। वहीं उस दौर में चीन के भीतर सत्ता संघर्ष भी चरम पर था। हुकूमत में शामिल लोग मुल्क की ताकत बढ़ाने की जगह एक दूसरे को आपस में ही निपटाने में लगे थे, जिससे विशालकाय चीन दिनों दिन लगातार कमजोर होता जा रहा था। दूसरी ओर अमेरिकी हुक्मरान लगातार ऐसे आइडिया पर काम कर रहे थे जिससे उनका मुल्क ताकतवर बन सके। इसी सोच का नतीजा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया के ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था वॉर सेंट्रिक थी। जहां यूरोपीय ताकतें युद्ध के लिए हथियार बनाने और गोला बारूद जमा करने में अपनी पूरी ताकत झोंके हुई थी, वहीं अमेरिका ने हथियार बनाने की जगह खाने पीने की चीजों के उत्पादन पर फोकस किया। उसने अनाज के बदले दूसरे देशों से सोना जमा करना शुरू कर दिया।
अमेरिका की इसी रणनीति ने उसे आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत बना दिया। जो एक प्रमुख बदलाव आते हैं जो 1920 का पीरियड है और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का पीरियड का, उसमें पहले जो अमेरिकन पॉलिसी थी वह थी एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की पॉलिसी, जो उनका कॉन्टिनेंटल पॉलिसी कि वह दूसरे की पॉलिसी में इंटरफेयर नहीं करेंगे और वो अपने आप को जो प्रथम विश्व युद्ध था उससे अलग रखने की कोशिश करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया भर की औद्योगिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र यूरोपीय देश थे। वहीं से पूरी दुनिया में माल पहुंचता था। लेकिन विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देशों की आर्थिक हालत खराब हो गई। फैक्ट्रियों के शटर तेजी से गिरने लगे। ऐसे में कारोबारियों को अमेरिका में अपना मुकद्दर ज्यादा चमकदार दिखने लगा। इससे अमेरिकी जमीन पर नई नई फैक्ट्रियां और बड़े बड़े कारखाने तेजी से खड़े होने लगे। कुछ वर्षों में ही अमेरिकी फैक्ट्रियों में बने सामान दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने लगे। इससे अमेरिका दिनों दिन आर्थिक रूप से ताकतवर बनने लगा। अभी देखिए आप यूरोप में पूरे में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? यूएसए है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? यूएसए है। दोनों में जो है इनोवेशन देखिए, टेक्नोलॉजी देखिए, आप जो है फ्री एंटरप्राइज देखिए, इन सब में दोनों बहुत ही जो है। दूसरा उनकी वैल्यूज हैं, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, प्लूरल सोसाइटी है, रिलीजियस टॉलरेंस है। न्यूयॉर्क में खड़ी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दुनिया भर के उपनिवेशों को पहले से ही स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष की प्रेरणा दे रही थी। अब आर्थिक रूप से संपन्न अमेरिका तेजी से अंतर्राष्ट्रीय मसलों को सुलझाने में मध्यस्थता भी करने लगा। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना के बाद अमेरिका की छवि एक ग्लोबल लीडर के तौर पर बनने लगी। कूटनीति में न कोई स्थायी दोस्त होता है न स्थायी दुश्मन। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने बहुत पहले समझ ली थी। इसलिए उन्होंने हर रिश्ते में सिर्फ अमेरिका का फायदा देखा। दूसरे विश्व युद्ध की आहट को भांपते हुए अमेरिका ने हथियारों की बड़ी मंडी भी सजा दी। हथियार बेचकर अमेरिका ने मोटी कमाई की। अमेरिका की नजर उन देशों पर भी थी जो यूरोपीय महाशक्तियों के उपनिवेश थे, जहां आजादी के लिए प्रचंड आंदोलन चल रहा था। ऐसे देशों को शासन के दो मॉडल आकर्षित कर रहे थे, अमेरिका का लोकतांत्रिक मॉडल और रूस का कम्युनिस्ट मॉडल। वो साल 1937 का था। जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया और इस विशालकाय देश को बुरी तरह हरा दिया। तब चीन पर चियांग काई शेक की हुकूमत थी। उन्हें पीछे हटना पड़ा। कम्युनिस्टों ने इसका पूरा फायदा उठाया। माओ सेतुंग की अगुवाई में कम्युनिस्टों ने जापानियों के साथ गुरिल्ला युद्ध किया और खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश की। इस युद्ध में कम्युनिस्टों को किसानों और स्थानीय लोगों का भारी समर्थन मिला। चीन की तत्कालीन चियांग काई शेक सरकार आक्रमणकारी जापानियों से ज्यादा अपने मुल्क के कम्युनिस्टों से परेशान थी। इस बीच दूसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो गया, जिसने पूरी दुनिया का समीकरण बदल दिया। चीन जापान युद्ध अमेरिकी और ब्रिटिश नीतियों से प्रभावित होने लगा। चियांग काई शेक की सरकार को अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मिलने लगी। गोला बारूद हवाई जहाज से चीन तक पहुंचाए गए, जिससे चीन में जापान और रूस के प्रभाव को रोका जा सके। दरअसल ब्रिटेन और अमेरिका कम्युनिस्टों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए थे। पश्चिमी देशों ने चियांग काई शेक सरकार को अपने पाले में मिलाने के लिए एक करार किया था, जिसके मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने मान लिया कि चीन राजनीतिक नजरिए से पश्चिमी देशों के बराबर है। अमेरिका चाहता था कि चियांग काई शेक सरकार जापान के साथ युद्ध को जारी रखे और कोई समझौता न हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिए। जापान के सरेंडर के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन चीन में सत्ता संघर्ष जारी रहा। चीन की इस अंदरूनी लड़ाई में सोवियत संघ ने कम्युनिस्टों की मदद की। वहीं अमेरिका चियांग काई शेक की अगुवाई वाली नेशनलिस्ट सरकार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। वो साल 1949 का था।
कम्युनिस्टों ने नानकिंग, शंघाई और कैंटन पर कब्जा कर लिया तो चियांग काई शेक और उनकी सेना को भागकर फार्मोसा द्वीप यानी ताइवान में शरण लेनी पड़ी। अक्टूबर 1949 में माओ त्से तुंग की अगुवाई में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपब्लिक ऑफ चाइना को ही मान्यता थी, ना कि कम्युनिस्टों की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। यूरोप की इकोनॉमिक उत्थान के लिए मार्शल प्लान नाम की चीज जो अमेरिका ने चलाई, बिलियंस ऑफ डॉलर की सहायता दी, सारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको इन्वेस्टमेंट कराया। IMF, वर्ल्ड बैंक, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन बैंक, ये सब उसी से उत्थान हुए। वहीं अमेरिका लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकार के नाम पर अपना विस्तार करने में लगा हुआ था। उसकी नजर यूरोपीय उपनिवेशकों के चंगुल से आजाद होने वाले मुल्कों और उनके बाजार पर थी, लेकिन अमेरिका की राह में सबसे बड़ी रुकावट कम्युनिस्ट थे।